नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने देखा कि कैसे भोजन मुंह से प्रवेश कर ईसोफेगस से होते हुए स्टमक तक आ पहुंचा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्या होता है भोजन के साथ जब वो स्टमक में आता है और भोजन के आगे के सफर को जानने की कोशिश करेंगे। तो जब भोजन स्टमक यानी आमाशय में आता है तो यहाँ भोजन को कुछ सिक्रेशंस के साथ मिक्स कर दिया जाता है। स्टमक से निकलने वाले सिक्रेशंस होते हैं पेप्सिनोजन। स्टमक में भोजन को कुछ पाचक रसों यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ मिक्स किया जाता है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम भोजन में मौजूद प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है उसका नाम है पेप्सिनोजन। यह पेप्सिनोजन तभी काम करता है जब यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में की उपस्थिति में पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है और प्रोटीन पर अपना कार्य शुरू करता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्टमक की दीवारों से ही स्रावित होता है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा काम यह है कि भोजन के साथ जो बैक्टीरिया हमारे मुंह से प्रवेश कर जाते हैं उन्हें भी यह मारता है। तो हमने देखा कि कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो यह भी तो संभव है कि यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारे खुद को स्टमक को डाइजेस्ट कर दें, क्योंकि हमने तो यह देखा ही है कि जब हम मीट खाते हैं तो मीट का प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारा खुद का स्टमक ही डाइजेस्ट हो जाए। इससे बचाने के लिए स्टमक की भीतरी दीवारों से एक और सिक्रेशन रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस स्टमक की वॉल्स को पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है यानी सुरक्षा देता है। स्टमक में जब भोजन का अपूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, मतलब पार्शियल डाइजेशन जब स्टमक में हो जाता है, तो स्टमक एक स्फिंक्टर की सहायता से छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन करने के लिए छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन दो अन्य ग्लैंड्स की सहायता लेता है। वो ग्लैंड है लीवर जो कि शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, और पेंक्रियाज जो कि स्टमक के नीचे होता है। लीवर यानी यकृत बाइल यानी पित्त रस सिक्रीट करता है। बाइल का काम यह है कि यह फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई करने का मतलब यह है कि यह फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है ताकि बाकी दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस पे ज्यादा अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि जब यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो यह रहा लीवर का रोल। इसके बाद पेंक्रियाज यानी अग्न्याशय से जो रस स्रावित होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद के भी कुछ पाचक रस यानी इंटेस्टाइनल जूसेस स्रावित करता है। पेंक्रियाज के रस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस की सहायता से छोटी आंत में मौजूद भोजन पूरी तरह से टूट जाता है। इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में टूट जाता है, और फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ऐसे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ब्लड में सीधे प्रवेश कर सकते हैं। तो भोजन को पाचन की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि हमारा शरीर सीधे सीधे खाने को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो खाने को ऐसे रूप में परिवर्तित करना होता है जिसे हमारा ब्लड ले सके। अब हमारा भोजन हमारी छोटी आंत में ऐसे रूप में परिवर्तित हो चुका है, ऐसे फॉर्म में आ चुका है जिसे हमारा ब्लड अवशोषित कर सके। तो इस एब्जॉर्प्शन या अवशोषण में सहायता करने के लिए छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उंगली की तरह रचनाएं होती हैं।
ये इन स्ट्रक्चर्स को हम विलाई बोलते हैं। ये विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाती है। इनके अंदर ब्लड वेसल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भोजन या अवशोषित या एब्जॉर्ब कर सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद विलाई सरफेस एरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा भोजन ये अवशोषित कर सके। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब न्यूट्रिएंट्स पास इनटू द ब्लड, मतलब भोजन में मौजूद पोषक तत्वों का रक्त यानी ब्लड में जाना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इसके बाद जब एक बार हमारे पोषक तत्व हमारे ब्लड में पहुंच चुके हैं, तो उन्हें छोटी आंत तक सीमित नहीं रहना है। वास्तव में हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स को इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये न्यूट्रिएंट्स कैसे हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स और सभी सेल्स में जाएंगे? इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स इन द बॉडी सेल्स। मतलब ब्लड जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, उसे बॉडी के डिफरेंट सेल्स में पहुंचाना और उन सेल्स का इन न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना। तो फिर ये जो बॉडी सेल्स है वो किन चीज़ों के लिए न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे? ये हमारे बॉडी के सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल उन सभी चीज़ों के लिए करेंगे जिसके लिए हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम याद कर सकते हैं कि हमें भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आपको याद होगा कि भोजन की ज़रूरत हमें ऊर्जा यानी एनर्जी के लिए पड़ती है, ग्रोथ के लिए पड़ती है, नए प्रोटीन्स बनाने के लिए पड़ती है। तो एसिमिलेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सभी सेल्स में इन न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना, एंड यूज ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो चुके हैं उनका इस्तेमाल कैसे हमारे बॉडी सेल्स एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए या बॉडी के लिए जरूरी चीज़ों को बनाने, जरूरी चीज़ों जैसे प्रोटीन को बनाने के लिए करते हैं। तो अब तो ये बात हो गई कि हमारा बॉडी इन चीज़ों को जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है कैसे इस्तेमाल करता है। इस प्रक्रिया में जब भोजन का पूरी तरह डाइजेशन हो जाता है, इस प्रक्रिया में भी कुछ ऐसी चीज़ें बच जाती हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं। तो जाहिर है कि इन अनडाइजेस्टेड चीज़ों को हमारा ब्लड एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि हमारे ब्लड को और हमारे बॉडी सेल्स को इन अनडाइजेस्टेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अनडाइजेस्टेड चीज़ें हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती हैं। आप देख सकते हैं कि छोटी आंत जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कितने बड़े हिस्से में फैला है और इससे होते हुए भोजन बड़ी आंत में आता है। इस लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन में मौजूद पानी और साथ साथ कुछ सॉल्ट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन भोजन में मौजूद पानी यानी वाटर और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड एक सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाता है, जिसे हम मल या स्टूल कहते हैं। और ये जो स्टूल है, इसे कुछ समय के लिए रेक्टम में स्टोर किया जाता है। रेक्टम, जिसे हम मलाशय भी कहते हैं, रेक्टम में स्टोर किया जाता है। जब भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है, तो यह भोजन एनस के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिस प्रक्रिया को इजेशन कहते हैं। इजेशन का मतलब है एक्सपल्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी अपचित भोजन, अनडाइजेस्टेड भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशन है उसे डिफरेंट फेजेस में बांटा जा सकता है। पहला फेज तो है डाइजेशन, यानी कॉम्प्लेक्स भोजन के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना। जब यह प्रक्रिया मुंह में शुरू होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होती है, तो हमारा ब्लड इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एसिमिलेशन के द्वारा हमारे शरीर के न्यूट्रिएंट्स
ब्लड के द्वारा शरीर के डिफरेंट सेल्स में पहुंचाए जाते हैं, जहां इनका इस्तेमाल एनर्जी तथा दूसरी चीजों को बनाने के लिए होता है। इसके बाद अपचित भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में स्टोर होने के बाद एनस के द्वारा इजेशन की प्रक्रिया से बाहर निकाला जाता है। तो यह था हमारा भोजन का सफर। उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।